राइजिंग पौड़ी के इस मंच पे आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। और मेरे साथ जो खास पैनल यहाँ पर बना हुआ है, क्योंकि देखिए हम उत्तराखंड में पर्यटन की बात करते हैं और पर्यटन आर्थिकी की रीढ़ है और यहाँ के लिए एक मेजर व्यवसाय है, उत्तराखंड के लिए पहाड़ी राज्य है। तो इसी पे आज हम बातचीत करेंगे इस सत्र में। और मेरे साथ जो एक खास 3 मेहमान बने हुए हैं, ये सब अपने अपने क्षेत्रों में महारथी हैं, पर्यटन के क्षेत्र में कुछ ना कुछ कर रहे हैं। सीधे बातचीत शुरू करते हैं। तो मैं मेजर गोरखी चंदोला, आपसे मैं शुरुआत करना चाहूंगा। आपने होम स्टे को इंट्रोड्यूस करा है पौड़ी में, और होम स्टे एक ऐसी चीज है कि पिछले कुछ समय में लगातार उत्तराखंड में बहुत पॉपुलर भी हो रही है। तो आपको कब आइडिया आया और आपने किस तरीके से शुरुआत करा, थोड़ा सा संक्षेप में? सर, होम स्टे मैंने नहीं शुरू किया। होम स्टे तो बहुत पुरानी शुरुआत है, हमने सिर्फ एक एफर्ट लगाया बीच में। मैं अपनी वाइफ और बच्चों के साथ अपने गांव शिफ्ट हुआ था। मेरे दिमाग में होम स्टे स्कीम पहले नहीं थी, लेकिन जब हमने अपने गांव के घर को दोबारा रीबिल्ड करके दोबारा बनाया, अपने छोटी मोटी क्यारियां ठीक करी, तो कुछ दोस्त आए रहने के लिए और उन्होंने ही ये रिक्वेस्ट करी कि अगर हम और आ सकते हैं। उन्होंने अपने फ्रेंड्स को बोला, तो इस तरीके से करते करते उसी दौरान सरकार की होम स्टे स्कीम जो थी वो चल रही थी। तब हमने होम स्टे को रजिस्टर किया और रजिस्टर करने के बाद बहुत ही अच्छा हमको रिस्पांस मिला कंट्री में चारों तरफ से, और बाहर से भी लोग आने लगे। तो इस तरीके से हमने वहां शुरुआत करी। देखिए, बड़ी दिलचस्प बात है, क्योंकि पौड़ी एक ऐसा जिला है कि जहां पर पर्यटन के तौर पे, टूरिज्म के तौर पे बहुत बड़े मैप पे नहीं रहा है, लेकिन पिछले कुछ समय से लगातार पर्यटन के मैप पे आया है। जब हम कल श्रीनगर को आ रहे थे तो ये चीज देखी है कि पहले आप श्रीनगर तक आइए तो कुछ होटल्स आपको दिखते थे, अब आप श्रीनगर के हाईवे पे आइए तो बहुत से नई होटल्स बने हुए दिख रहे हैं। तो इसका मतलब लोगों की आवाजाही बढ़ी है। वैसे भी ये 4 धाम के यात्रा रूट का हिस्सा है। आपने जो बताया कि जिस तरीके से आप अपने गांव के घर में आपने जाना शुरू करा और वहां कुछ लोगों ने आइडिया दिया और उसको इस तरीके से डेवलप करा, अब जो रिस्पांस आपको मिला है, और पौड़ी की खासकर अगर हम बात करें, और जैसे आप कह रहे हैं कि रिस्पांस यहाँ अच्छा मिल रहा है होम स्टेज के लिए, आपके देखते देखते क्षेत्र में कितने होम स्टेज आए होंगे, कितना पोटेंशियल आप देखते हैं पौड़ी जिले के? देखिए, पोटेंशियल पौड़ी जिले में बहुत पहले से था। मैं तो 70 से पौड़ी में रह रहा हूँ। बहुत सारा डेटा गवर्नमेंट के पास, बहुत सारी चीजें शेयर होती हैं। मेरा पर्सनल मानना यह है कि जो पौड़ी 70s 80s में था वो आज कहीं भी आसपास भी नहीं है। उस जमाने में एक डॉक्टर फ्लोरिया हुआ करते थे हमारे सरकारी हॉस्पिटल में, लोग चारों तरफ से उनके पास दिखाने आते थे। और आज की सच्चाई ये है कि लोग यहाँ से दिखाने के लिए अब देहरादून या दिल्ली की तरफ भागते हैं। वो एक बहुत बड़ा फैक्ट है। तो मैं ऐसे तो बिल्कुल इस चीज से वो नहीं हूं कि पौड़ी का एकदम से चेंज हो गया है, आई थिंक। लेकिन अब धीरे धीरे करके जिस तरीके से लोग आ रहे हैं हमारे आसपास में, हमारे गांव में ही 5 होम स्टे बन गए हैं। तो उसका एक बहुत बड़ा कारण कोविड भी रहा है और होम स्टे स्कीम भी रही है, डेफिनेटली। क्योंकि होम स्टे स्कीम है, इसलिए एक तरीके की लीगली आपको परमिशन है कि आप अपने घर को उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है, उस सब्सिडी को भी कुछ लोगों ने यूज किया, अपने घर रिनोवेट किए और रीबिल्ड किए। तो हमारे आसपास ही, जैसे मैंने बताया, मेरे गांव में ही 4 होम स्टे बन गए हैं और हम अपने गांव को एक होम स्टे क्लस्टर, एक होम स्टे विलेज के तौर पे डेवलप कर रहे हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू जो मैं आपको बताना चाहता हूं, और जो दोस्त और भाई बहन सुन रहे होंगे उनको भी बताना चाहता हूं, होम स्टे एक तरीके से अपने गांव घर को ठीक रखने का सस्टेनेबिलिटी का मॉडल है। लेकिन जिसको हम एस्पिरेशंस कहते हैं यंगर जनरेशन की, जब हम छोटे थे, मैं यही कॉलेज मैंने श्रीनगर में किया है, जब हम यहाँ पढ़ते थे हम आगे देखते थे कि हम आगे कैसे बढ़ेंगे। और जो भी डिस्कशन आज की डेट में विकास की हो रही है, ये मेरा पर्सनल मानना है कि वो एक्चुअली हम विकास की डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, हम तो एक बेसिक्स डिस्कशन कर रहे हैं। मतलब रोड, पानी, बिजली, ये तो बेसिक चीजें हैं। इसका तो डेवलपमेंट से कोई ऐसा लेना देना नहीं। डेवलपमेंट तो तब होगा जब हम इससे बियॉन्ड जाकर कुछ उससे बेटर आ पाएगा। जो यंग बच्चे हैं जो यहां से चले जाते हैं दिल्ली या बैंगलोर, उनकी एस्पिरेशनल रिक्वायरमेंट है। उस एस्पिरेशनल रिक्वायरमेंट को हम अभी यहां पर केटर नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो जा रहे हैं। तो हम अपने होमस्टे में, होमस्टे के साथ हम एक ग्रीन स्कूल बिल्डअप कर रहे हैं, एक विमेन टेक्नोलॉजी पार्क वहां पे बिल्डअप कर रहे हैं, और कुछ ऐसा रेवेन्यू मॉडल लाने की कोशिश कर रहे हैं इंडस्ट्रियल हिसाब से या नौकरी के हिसाब से, जिससे बच्चों की एस्पिरेशनल रिक्वायरमेंट को हम मीट कर सकें। तो मेरे कहने का मतलब, अगर मैं लेमन टर्म्स में समझाऊं, तो आज की डेट में जो एवरेज प्राइवेट सैलरी है, आप कहीं भी जाएंगे प्राइवेट सैलरी 10-15 हजार 20 हजार से ऊपर है नहीं पहाड़ों में।
हम ये कोशिश कर रहे हैं कि वो एवरेज प्राइवेट सैलरीज 50-60 हजार से लेकर 2 लाख रुपए तक हों, तब वो बच्चा जो कि पढ़ा लिखा है और बाहर गया है, वो उसको ये लगे कि हाँ मेरा डेवलपमेंट का या मेरा प्रोग्रेस करने का स्कोप है मेरे पास, तब तो वो यहाँ वापस आएगा। हम तो अभी बेसिक से जूझ रहे हैं, हम नॉर्मल रोजगारी नहीं दे पा रहे हैं अभी। जी। अब मैं विनय सिंह जी आपके पास आना चाहूंगा। पैराग्लाइडिंग की बात आती है, मैं हाल में मेरा किस तरीके की एक साइट में जाना हुआ, तो मुझे बड़ा देख के ताजुब हुआ कि वहां जो बच्चे आए हुए थे, जो करने के लिए आए हुए थे, यंग क्राउड था बिल्कुल, मेरे ख्याल से 26-27 साल की उम्र के थे। उनमें से एक तो गूगल में काम करते थे, न्यूयॉर्क में वो भी आए थे। तो मैंने उनसे पूछा आपने यहीं उत्तराखंड में आके पैराग्लाइडिंग क्यों करनी चाहिए? उनका कहना था मेरा कनेक्ट है उत्तराखंड से, इसलिए मैं यहाँ आता हूँ। हिमाचल प्रदेश हमारे पड़ोस में है, वहाँ पैराग्लाइडिंग पहले से होते रही है। उत्तराखंड में पिछले कुछ सालों में पिक करी है, आपका रोल उसमें काफी रहा है। आपका अनुभव क्या है पैराग्लाइडिंग? क्योंकि एडवेंचर स्पोर्ट्स का एक एडवेंचर स्पोर्ट्स है, इस तरीके के एडवेंचर स्पोर्ट्स को लेकर या पूरे पैराग्लाइडिंग को लेकर, और पौड़ी के परिवेश में बात करें, आप किस तरीके की अपॉर्चुनिटी देखते हैं? मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज पहले शुरुआत करना चाहूंगा। यहाँ के जो नीति नियंता हैं अपने मन की बात तो सुना लेते हैं, लेकिन हमारे मन की बात सुने बगैर चले जाते हैं। तो अब दूसरी बात पे मैं आता हूँ। पैराग्लाइडिंग क्यों पहाड़ में हो सकती है सक्सेसफुली? गांव का जो बच्चा बाहर चला जाता है, अगर गांव के बच्चे को गांव में रोजगार मिल जाए तो उसके पेरेंट्स को भी वो टेक केयर कर सकता है, अपनी खेती भी लाइव रख सकता है, और वहां पे एस्पिरेशनल रिक्वायरमेंट्स भी अपनी पूरी कर सकता है। तो जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, ए और बी। सिक्के का ए पहलू आपने सुना कमिश्नर साहब के सेशन में, जो सब कुछ अच्छा तारीफ वाला था। थोड़ा सा बी पहलू सुना इसके पहले वाले सेशन में। असली सेशन अगर ये थोड़ा सा लंबा चल गया तो असलियत हम आपको बताएंगे। पैराग्लाइडिंग में इतनी अपार संभावनाएं हैं। वैसे ही जो पहाड़ का बच्चा होता है ना, जुझारू होता है, उसका लाइफ ऑलरेडी एडवेंचर से भरा हुआ होता है। तो अगर उसमें एडवेंचर स्पोर्ट्स जुड़ जाए ना, तो ये बच्चे बहुत जल्दी पिकअप कर जाते हैं। 2020 में जब ये यहाँ पर एडवेंचर स्पोर्ट्स फेस्टिवल पहली बार हुआ था, नेशनल फेस्टिवल हुआ था, आप दुर्भाग्य समझिए बिलखेत का कि वहां पर एक नेशनल फेस्टिवल होता है, इंटरनेशनल प्लेयर्स आते हैं, वहां पे खेल के जाते हैं, कंपटीशन होता है, सक्सेसफुल ऑर्गेनाइज होता है, और उसी साइट को हमारा जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है रिजेक्ट कर देता है फेस्टिवल होने के बाद। और वहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी जो उस समय त्रिवेंद्र रावत जी थे, उन्होंने वहां पर एक एडवेंचर के पैराग्लाइडिंग के ट्रेनिंग सेंटर की एक स्थापना का वहां पर अनाउंस किया। 4 साल हो गए, भूमि भी चिन्हित हो गई वहां पर। 4 साल में तरक्की ये है कि वहां पर एक ईंट भी नहीं रखी गई अभी तक। तो क्या ये खाली हवाई घोषणाएं थी, या हम जमीनी हकीकत की भी बात कर रहे हैं? ये है सिक्के का बी पहलू। कहने को बहुत सारी बातें हैं, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे मैं आपको तस्वीर पूरी खोल के बताता जाऊंगा, क्योंकि हमें क्या है ना, लखपति दीदी या लखपति भाई नहीं बनना, हमें कोई सब्सिडी नहीं चाहिए। हमें ये चाहिए कि हम जो कर रहे हैं ना, उसमें सरकार हमको रोके नहीं, उसमें टांग ना अड़ाए, तो हम अपने आप कर लेंगे। ये जो आपने दिक्कत की बात कही, ये बातें कई बार सामने आती हैं कि जो लोअर लेवल पे ब्यूरोक्रेसी होती है, खासकर जिलों में जो अधिकारी होते हैं, कई बार उनके लेवल में चीजें अटकती हैं, दिक्कत आती हैं। कई लोगों के अनुभव इस तरीके के हैं, इस पर आगे बातचीत करेंगे। रतन असवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, क्योंकि रतन असवाल जी घुमकड़ी नेचर के हैं, देश से लेकर विदेश तक कई जगह आपने देखा है, टूरिज्म मॉडल देखा है। पौड़ी गढ़वाल जिले के हैं, अपने गांव में इन्होंने दोबारा से घर बनाया और वहां रहते हैं, युवाओं को प्रेरित भी करते हैं। क्योंकि रतन जी, मेरा सवाल इससे जुड़ा है कि कई बार ये दिक्कतें आती हैं, पहाड़ों में लोग बोलते हैं कि भाई यहाँ से पलायन है, अपॉर्चुनिटी नहीं है, लोग जा रहे हैं, ये तो एक बात है। फिर दूसरा आता है कि भाई सरकार ने ये नहीं किया, तो सरकार को ये करना चाहिए था, लैक किया। आपका अनुभव क्या कहता है इनिशिएटिव लेने के? जैसे कुछ सेल्फ इनिशिएटिव होते हैं, आपने भी कुछ लिए हैं, किस तरीके से बच्चे यहाँ रुक पाते हैं या रुक सकते हैं अलग अलग क्षेत्रों में, खासकर टूरिज्म से जुड़ी हुई एक्टिविटी को लेकर? देखिए, अभी हमारे सेशन से पहले एक बहन ने बहुत अच्छी बात कही थी कि आप अपने बच्चों को कुछ करने के लिए प्रेरित करें, ये ना कहें कि ये कुछ नहीं करना है या चले जाना है। हमारे यहाँ देखिए, मातृ शक्ति इस उत्तराखंड की रीढ़ है
लेकिन वहीं एक इसका स्याह पहलू यही भी है कि मातृशक्ति ही सबसे पहले युवा को घर से बाहर जाने के लिए प्रेरित करती है। तो सबसे पहले जो उन बहन ने बोला था कि हमें अपने बच्चों में कार्य संस्कृति या कार्य प्रवृत्ति को विकसित करना पड़ेगा। जैसे कि आप देखते हैं यहाँ पे लड़के या तो क्रिकेट खेलते हुए मिलेंगे आपको, या आजकल नया कैरम आ गया है, कैरम खेलते हुए मिलेंगे। तो लेकिन जब हम खेती की या पशुपालन की या अन्य विधाओं की बात करते हैं, सीधे सीधे ग्रामीण पर्यटन से जुड़ा हुआ ये पहलू है, तो हम देखते हैं वहाँ पे उनका बहुत खास ये कह सकते हैं कि रुचि नहीं है। उसका उदाहरण मैं आपको एक दे रहा हूँ कि मेरे को अभी कुछ दिन पहले एक इंटर कॉलेज से एक फोन आया कि हम आपका जो ऑर्चर्ड है उसको अपने बच्चों को दिखाना चाहते हैं एक सक्सेस मॉडल के लिए, स्टोरी के लिए, वाटर मैनेजमेंट कैसा होता है, आप सेब के पेड़ों के बीच में जो खेती कर रहे हैं, सब्जियां उगा रहे हैं, वो कैसी है, और जो ग्रामीण महिलाएं काम कर रही हैं या जो और लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं, क्या मॉडल है। ठीक है, हमने कहा ये, लेकिन 5 तारीख को उनका फोन आता कि कोई बच्चा आने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि हम तो गाँव में रहते हैं, हम गाँव में देख के क्या करेंगे हमें, तो वो लंच डाउन उनको ले जा रहे थे। तो ये जो शिक्षा जो प्रारंभ होती है ये हमारे घर से होती है। हमने ग्रामीण जो हमारा जीवन है हमने अस्वीकार कर लिया, स्वीकार्यता का भाव नहीं है। तो जब तक हम ग्रामीण जीवन में स्वीकार्यता का भाव नहीं लाएंगे तब तक हम सरकारें प्रयास करती रहेंगी, आप गोरकी भाई में और विनय जी जैसे लोग भी प्रयास करते रहेंगे, लेकिन जब तक स्थानीय युवा उससे नहीं जुड़ेगा तब तक वो मॉडल सक्सेस नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले हमें युवा को कनेक्ट करना पड़ेगा, और उसका सबसे बेसिक फंडा है कि हम उसके एजुकेशन में उसे शामिल करें। यदि हम हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर की बात करते हैं, पहली बात तो अगर पर्वतीय क्षेत्र की मैं बात करूं तो एग्रीकल्चर तो शब्द ही नहीं होना चाहिए हमारे यहाँ, क्योंकि हमारा जो क्लाइमेट है, हमारी जो लैंडस्केप है वो एग्रीकल्चर को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती है, हम हॉर्टिकल्चर को सपोर्ट करते हैं। तो हॉर्टिकल्चर की बात होनी चाहिए। मैं जब पढ़ता था स्कूल में तो 5वीं तक हमें कृषि पढ़ाई जाती थी, अब वो नहीं पढ़ाई जाती है। तो बच्चे को जब बेसिक चीज नहीं है पता तो वहां हमको उसको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो किसी भी योजना का सक्सेस मॉडल वही है, वही सक्सेस मॉडल बन सकती है जिसमें यूथ पार्टिसिपेट करे। नहीं, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की, और ये जो कृषि की तरफ आपने ध्यान बटाया कि खासकर एजुकेशन में शामिल होना चाहिए, और मेरे ख्याल से ज्यादातर लोग इस बात से एग्री करेंगे कि बागवानी और खेती किसानी की पढ़ाई जरूर होनी चाहिए, क्योंकि वैसे भी आपके जीवन का हिस्सा है और पहाड़ी स्टेट के लिए तो वैसे भी जरूरी है। मैं आपके पास लौट रहा हूं चंदोला साहब, बात अभी जैसे असवाल जी कह रहे थे कि बागवानी है, एग्रीकल्चर है, रूरल टूरिज्म है, होम स्टे है, ये आपस में बहुत कनेक्टेड है। ये पूरा मॉडल एक दूसरे को सपोर्ट करता है। और आप का जैसे अनुभव है, आपका अनुभव क्या कहता है? जैसे अपनी तरफ से आपने बनाया कि वुमेन्स के लिए हम एक टेक्नोलॉजी पार्क जैसी कोई चीज और ग्रीन स्कूल जैसा कुछ एक मॉडल पे आप लोग काम कर रहे हैं, होम स्टेज भी आप कर रहे हैं। ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मॉडल है, खासकर सस्टेनेबल टूरिज्म जिसे आप बोलते हैं, सब एक दूसरे पे कनेक्टेड हैं, वो कितना सफल है जो आपने देखा? आप अपने अनुभव बताइए। सर, मैं अपने अनुभव से जो ये समझ पाया हूँ, अभी तक पिछले 8 साल से हम गांव में काम कर रहे हैं। टूरिज्म तो उत्तराखंड में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। हम तो सिर्फ ये बद्री केदार की कृपा है हमारे ऊपर कि लोग आ जाते हैं यहाँ। अदरवाइज टूरिज्म जो हमारे पास टूरिस्ट आता है, मेरे पास 95% लोग तो मेरे अपनी कनेक्टिविटी के, पर्सनल कनेक्टिविटी के आते हैं। अदरवाइज टूरिज्म एज सच हम अभी वहां पहुंचे नहीं है, और ना हम उस तरीके से एग्जिस्ट कर रहे हैं। और हम कई बार हम कंफ्यूज हो जा रहे हैं बिटवीन ये जो हमारा पिलग्रिमेज और टूरिज्म है, हम उसके बीच में कंफ्यूज हो जा रहे हैं। पिलग्रिम तो वो है जो श्रद्धा से आ रहा है ना, वो तो श्रद्धा के लिए आ रहा है। टूरिस्ट वो है जो अपना अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए, पहाड़ों में अच्छा अपना समय व्यतीत करने के लिए, परिवार के साथ रहने के लिए, गांव का रहन सहन देखने के लिए वो आ रहा है। तो वो टूरिज्म, रूरल टूरिज्म, जो सुनने में बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं ये, लेकिन उस तरीके से डेवलप नहीं हो पा रहा है। जो हमने अभी कोशिश करी है, और जैसा सवाल जी भी बता रहे थे, जो हमारे खेत हैं, हमने क्यारियां करनी शुरू करी, लेकिन वो खेतों की बांटी ऐसी नहीं है, वैसे खाली बंजर पड़े हुए हैं। आप एक कुदाल मारो, इतना हंगामा उठ जाएगा कि पूछो मत। तो थोड़ा जो हम कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि जो भी हम उगा रहे हैं हम उसको खाएं, और जो भी हम खा रहे हैं हम उसको उगाने की कोशिश करें। वो छोटे छोटे स्केल पे हो जा रहा है। मैं ऐसा एक्सपर्ट नहीं हूं हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर का, लेकिन जो मुझे पुराने समय से पता है वो ये है कि जो एडिशनल इकोनॉमी जो होती थी वो मनी ऑर्डर इकोनॉमी पहाड़ में कही जाती थी। हमारे
दादाजी लोग बाहर काम किए, उन्होंने मनी ऑर्डर भेजा तो एक्स्ट्रा पैसा आया। अदरवाइज जो हमारा खेती और क्यारी जो हमारी हो रही थी वो अपने खाने के लिए हो रही थी, सब्जियां भी जो हो रही थी वो अपने खाने के लिए हो रही थी। अभी जो माताएं बहनें कर पा रही हैं उनके लिए तो हैट्स ऑफ है, वो इतनी मेहनत उनको करनी पड़ती होगी कि हम सोच भी नहीं सकते कि अगर आपको उसको व्यवसाय की तरह लेना है तो। ऑर्गेनिक गोभी हुई, वो गोभी हमने मार्केट में भेजी, ऑब्वियसली उस मार्केट गोभी की कीमत 45 रुपए किलो है। एक दिन तो मार्केट में आदमी आके इमोशन में आके उसको खरीद लेता है कि हाँ ऑर्गेनिक है, अरे पाड़े ऊंच ले लिया। फिर उसके बाद दूसरे दिन वो जाता है, फिर वो नजीराबाद से गोभी आती है, वो 20 रुपए किलो है। तो देखते हैं यार 45 मैंने कल खर्च किए थे, अब मैं आज भी 45 खर्च करूंगा, कैसे होगा। तो वो ना कहीं पे वो बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट है। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम एक छोटा सक्सेस मॉडल विद इन हमारे गांव के ऐसा बनाएं जिसके अंदर ये 4-5 चीजें, और जो सबसे जरूरी चीज जो हम पहले बता रहे हैं कि ऐसी हो जिसमें यंग बच्चों की एस्पिरेशंस मीट हो सके, तो उस पे हम काम करें। ये बात आपने अच्छी कही कि एक जो मॉडल बनाने वाली बात है कि आप एक मॉडल को आप डेवलप कर रहे हैं, इनिशिएटिव ले रहे हैं, इसी चीज में हमारा प्रयास है, यही डिस्कशन का मकसद भी है कि जो पॉजिटिव चीजें हो रही हैं, जैसे आपने कहा कि जो मॉडल बना रहे हैं, ताकि वो एक दूसरों के लिए दिखाने के लिए होता है कि हमने ये करा, ये प्रयास करे, दिक्कतें भी आई, ये है तो इसका ये है। यहाँ होम स्टे चल रहा है, यहाँ पर आपका छोटा सा हम एक तरीके से क्या बोलते हैं कि फार्मिंग का एक मॉडल है जो आपस में किस तरीके से कनेक्टेड हो रहा। ये कुछ जगहों पे मैंने देखा है, मैं चंपावत गया था, चंपावत भी बड़े बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में माना जाता है राज्य के, लेकिन वहां कुछ लोग कर रहे हैं, इनिशिएटिव ले रहे हैं। मैं विनय भाई दोबारा आपके पास आ रहा हूँ। मैं एक्चुअली जो मेरा ओरिजिनल सवाल था वो मुझे जानने की जिज्ञासा थी वो ये थी कि जैसे जो अपना पैराग्लाइडिंग है, पैराग्लाइडिंग उत्तराखंड में पिक करा है, मतलब जहां जहां भी हो रहा है वहां बहुत लोग पिक कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश से हमारा कंपीट लोग करते थे एडवेंचर टूरिज्म के मामले में, लेकिन उत्तराखंड में भी टूरिस्ट आता है, वो कहता है कि हमें खासकर दिल्ली एनसीआर के से जो पर्यटक आता है वो कहता है हमें ये पास पड़ता है, कन्वीनियंट पड़ता है उत्तराखंड आना, तो वो पसंद करता है। राफ्टिंग यहाँ पर होते रही है, व्हाइट वाटर राफ्टिंग, क्योंकि यही सी रीजन पे होती है। ग्लाइडिंग भी, पैराग्लाइडिंग भी यही शुरू हुई। बाकी स्टेट के दूसरे हिस्सों में इसको किस तरीके से ले जाया जा सकता है, क्योंकि नदियां तो वहां भी हैं राफ्टिंग के लिए, या ग्लाइडिंग की साइट तो वहां भी हैं। तो हिमाचल में ये जो इंडस्ट्री है पैराग्लाइडिंग की, ये 2000 करोड़ की इंडस्ट्री है। ये कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं है। ये अपने आप में हमारी जीडीपी को सपोर्ट करने के लिए काफी है उत्तराखंड में। अब हमारे यहाँ परेशानी क्या है कि रोड्स हैं, डिस्टेंसेज हैं, दिल्ली से हमारी करीबी अच्छी है, उसका हमें एडवांटेज मिलता है। हिमाचल दिल्ली से फिर भी दूर पड़ता है। तो सबसे पहले हम जो नियरेस्ट साइट्स हैं उन साइट्स को हम चालू करें। पिछले 4-5 सालों में क्या हुआ है कि हमारे अगर पूरे स्टेट में 16 साइट्स थी फॉर एग्जांपल, तो आज की तारीख में 10 साइट रह गई, 6 सरकार ने बंद करा दी। 16 की 32 करने की बजाय 6 बंद करा दी। तो अब आप सोचिए कि हम किस विकास की बात कर रहे हैं। दूसरा, यहाँ पे आप इंटरेस्ट समझिए, यहाँ पे पैराग्लाइडिंग इक्विपमेंट खरीदे जाते हैं, टूरिज्म डिपार्टमेंट खरीदता है, 12 सेट खरीदता है और उसको ताले में बंद करके रख देता है। उसकी अपनी एक लाइफ होती है, हर बच्चा खरीदता है तो उसकी भी अपनी एक लाइफ होती है, 2 साल 3 साल, तो वो उसको बंद करके रख देते हैं। मैंने काफी रिक्वेस्ट भी किया कि आप काइंडली हर जिले में एक आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, तो कम से कम जो एलिजिबल बच्चा होगा वो उससे उड़ाना सीखेगा, और हर जिले में कम से कम 1 पायलट 2 पायलट तो तैयार होंगे उससे। तो यहाँ पे इक्विपमेंट को खरीद के रख के सड़ाने में तो इंटरेस्ट है, क्योंकि वो ठेकेदारी करनी है ना वहां पर। अगर सिखाने का इंटरेस्ट हो तो उन्हीं इक्विपमेंट्स को सड़ाने की बजाय बच्चों को दिए भी जा सकते हैं। इसी तरीके से साइकिल्स भी खरीदी गई, साइकिल्स भी पड़े पड़े सड़ गई यहाँ पे। तो प्रमोट करने की बजाय हम बच्चों को रोक रहे हैं। इससे अच्छा अगर एक 3 लाख रुपए का इक्विपमेंट आता है तो आप 50,000 रुपए की सब्सिडी दे दो उस पे, 2.5 लाख रुपए बच्चा अपनी तरफ से लगाए और उस इक्विपमेंट को वहां पर यूज करने के लिए, चूंकि जैसा एक माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर घोषणा की थी एक इंस्टीट्यूट की, अभी हमारे यहाँ के बच्चे सीखने के लिए हिमाचल जाते हैं, वो हमारे स्टेट में ही क्यों नहीं सीख सकते। तो अगर हमारे स्टेट में एक बच्चे को सीखने की जगह मिल जाएगी, माना श्रीनगर के किसी बच्चे को अगर पैराग्लाइडिंग सीखनी है तो वो बिलखेत में जाके सीखेगा, बिलखेत में उसका कोई जानने वाला होगा, वो उसके घर पे रह सकता है, उसकी कॉस्ट ऑफ लर्निंग बहुत कम हो जाएगी।
अगर वो हिमाचल जाता है तो किसी होटल में रहेगा, कहीं पे भी रहेगा, तो वैसे ही उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। माना वहां पे उसकी कॉस्ट अगर 1 लाख रुपए आती है, तो यहाँ पे हो सकता है वो 20 या 25 हजार रुपए में सीख सकता है उस चीज को। तो जब तक हम वो पायलट्स वो स्किल अपने यहाँ तैयार नहीं करेंगे, वो हम अपने यहाँ जड़ नहीं डालेंगे, बीज नहीं डालेंगे, तब तक हम कहाँ से पायलट तैयार करेंगे। और जो हो भी रहे हैं, जिनके लिए हमने इक्विपमेंट खरीदे भी, उनको हम सड़ा तो सकते हैं, जिससे कि वो सड़ जाएं तो फिर दोबारा खरीदे जाए और फिर दोबारा से ठेकेदारी हो। असवाल साहब, मैं दोबारा आपके पास आ रहा हूँ। जो आप अपने गांव की तरफ गए, बीच में आप कोरिया, सियोल, यहाँ सब घूमे हैं। कई लोग कहते हैं कि भाई उत्तराखंड में इतनी बढ़िया साइट्स हैं कि ये यूरोप के कई देशों को भी मात देता है टूरिज्म के मामले में, साइट सीइंग के मामले में। इस तरीके के प्रमोशन के लिए, खासकर पौड़ी में और पौड़ी से बाहर गढ़वाल की बेल्ट में और भी राज्य के दूसरे हिस्सों में, आपका क्या अनुभव है और क्या आपका सुझाव होगा कि इस तरीके के टूरिज्म को, हाई एंड टूरिज्म को जिसे आप कहते हैं, कि जिसमें एक दूसरा निच टूरिस्ट, महंगा टूरिस्ट आता है, वहां पर कैसे प्रमोट करा जा सकता है? देखिए अनुपम जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। हम ऋषिकेश आपके सामने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि जहाँ पे कि लो इन टूरिस्ट आता है, जो सबसे कम बजट वाला टूरिस्ट है वो ऋषिकेश में आता है, और पूरे गढ़वाल में वो एक जाम लगा के चले जाता है। और पूरा आप गंगा वैली को देखेंगे या ह्यूल वैली को देखेंगे तो आपको टेंटों की मतलब जो है वहां पे एक लाइन लगी हुई है। कौन रात को कहाँ चेक इन करता, कहाँ सोता, किसी को पता नहीं है। तो इसी संदर्भ में मैं ये कहूंगा कि हाई एंड टूरिस्ट ही ऐसा है जो आपकी इकोनॉमी को बूस्ट कर सकता है, क्योंकि उसकी बाइंग कैपेसिटी अच्छी होती है, वो अच्छा किराया दे सकता है, खाने का अच्छा पैसा दे सकता है, मतलब जो है कारें यूज कर सकता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर डिपेंडेंट नहीं रहेगा वो। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें प्रचार करना पड़ेगा। अगर उत्तराखंड की मैं बात करूं तो हमारे पास एक ऐसा ब्रांड है कि जिसका 1% भी ब्रांडिंग हमने नहीं करी है। एज ए इंटरनेशनल ट्रैवलर यदि मैं कहूं तो मैं अगर कहीं पे बोलता हूं कि आई एम फ्रॉम हिमालय, तो मुझे जवाब मिला, ओह यू आर फ्रॉम नेपाल। मतलब हम हिमालय को स्थापित ही नहीं कर पाए कि भारत में हिमालय है। वो हिमालय मतलब नेपाल में है हिमालय। तो एक इतना बड़ा प्रोडक्ट हमारे पास है हिमालय, जिसको हम पूरे इंटरनेशनल मार्केटिंग जिसकी अगर कर दें तो हम इसी पे अपना गुजारा कर लेंगे। एक दूसरा एक एग्जांपल मैं आपको कोड कर रहा हूं, क्योंकि आपने साउथ कोरिया की बात करी, तो हम बुद्धिस्ट सर्किट पे काम करते हैं। तो एक बार क्या हुआ था कि एक टूरिस्ट ग्रुप को हमें हिमालय दिखाना था। तो उसके लिए ये हुआ कि कहाँ सेलेक्ट किया जाए, तो हमने लैंसडाउन को सेलेक्ट किया। तो हमें 60 रूम चाहिए थे लैंसडाउन में, तो हमको उस लेवल के 60 रूम लैंसडाउन में नहीं मिले। 60 रूम खाली, 60 कमरे, इतना बड़ा बहुत नाम है लैंसडाउन का, लेकिन उस जिस सेगमेंट की आप बात कर रहे हैं मैं उसी सेगमेंट की बात कर रहा हूँ। तो 60 रूम हमें लैंसडाउन में नहीं मिले। उसके बाद ये हुआ कि चलो भाई इनको हिमालय दिखाना है तो वोल्वो से लाएंगे और ले जाएंगे। तो पता चला कि वोल्वो कोटद्वार से आगे जा ही नहीं सकती है, वो भी हो गया। चलो भी ये होता है चलो भाई इनको खाना खिलाएंगे, तो एक रेस्टोरेंट ऐसा नहीं था जहां हम 60 लोगों को बैठ के खाना खिला सके। तो दिल्ली ताज मानसिंह से 3 बसों में हम लैंसडाउन उनको लाए, वहीं से हम उनके लिए खाना पैक करा के लाए, लेकिन हम हिमालय उनको फिर भी नहीं दिखा पाए क्योंकि उस दिन धुंध लगी हुई थी। तो ये बेसिक प्रॉब्लम है। तो मार्केटिंग बहुत जरूरी है। मार्केटिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर की आपने बात कही, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, और मुझे लगता है आने वाले समय में जैसे जैसे इसमें सरकार का प्रमोशन भी होता है कि वो किस तरह के स्कीम्स लाते हैं और बाकी एंटरप्रेन्योर्स, बड़े ग्रुप्स कितना लाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। गोरखी जी ने बहुत अच्छी बात कही कि जो स्पिरिचुअल टूरिज्म है, सब आपस में हौच-पौच है, मिक्स है, इसको धीरे धीरे सेग्रीगेशन करने की जरूरत है, अलग अलग चश्मे देखने की जरूरत है। और विनय जी ने बहुत अच्छी बात कही कि जिस तरीके से पोटेंशियल है प्रदेश में पैराग्लाइडिंग के क्षेत्र में, ये एक अच्छा स्पोर्ट्स है जिसमें बहुत खासकर जो युवा पीढ़ी के जो टूरिस्ट हैं, जो यंग क्राउड है, वो बहुत आता है, पसंद करता है। लेकिन यहाँ पर अगर एक इंस्टीट्यूट अच्छा खुल जाता तो उससे आने वाले पायलट्स के लिए, जो पायलट्स की आने वाली पीढ़ी है, जो पूरी एक जनरेशन आती पायलट्स की, उनको एक सुविधा मिलती, उनको एक फैसिलिटी मिलती। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, और राइजिंग पौड़ी के इस मंच में जुड़ने के लिए आप सभी मेहमानों और दर्शकों का शुक्रिया।